जी अब हम करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पार्ट 2। चूँकि पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको पार्ट 2 बोलेंगे और इसमें भी हम 10 MCQs देखेंगे और देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड। जो दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। याद रखिएगा, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन जब हो रही होती है ट्रांसफ़र, तो वो डेंड्राइट होते हैं जो रिसीव करते हैं। अच्छा जी, डैश आर द नर्व्स दैट कंट्रोल द मसल्स। वो नर्व्स जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। सोमैटिक नर्वस, सोमा का मतलब जिस्म होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे मसल्स को, चूँकि हमारे जो मसल हमारी बॉडी से ही रिलेट करते हैं, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। इन चीज़ों को इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को किस तरह से याद करना है ये भी हम देखते हैं अभी। पहले न्यूरॉन को देख लेते हैं। ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये है हमारे पास जो सेंड कर रहा है मैसेज, सेंड करेगा ये एक्सॉन के थ्रू, और यहाँ पर ये हमारे डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन के जो रिसीव कर रहे हैं। डेंड्राइट्स के थ्रू ही रिसीव हो रही होती है इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा। अगर कोई आपको बोले कि सेल बॉडी रिसीव करती है तो आप तभी यस कर सकते हो, अगर डेंड्राइट वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। और सेंड कौन करता है? वो एक्सॉन भी कह सकते हैं आप। उसके साथ साथ ये टर्मिनल बटन होते हैं, इनको टर्मिनल बटन भी कहते हैं। ये जो सेंड कर रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, इसको टर्मिनल बटन कहते हैं। टर्मिनल बटन सेंड कर रहे होते हैं और डेंड्राइट से रिसीव कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। अगर एक्सॉन की तरह के बारे में बोला जाए तो वो भी सेंड कर रही होती है, अगर वहाँ पर टर्मिनल बटन ना दिया गया होगा तो। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वो किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे तो आप उसको सही से आंसर कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्ट्स लार्जली अनकॉन्शियसली एंड रेगुलेट्स बॉडीली फंक्शन सच एज द हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, ऑटोनॉमिक की तरफ आ जाएं ज़रा। इसको अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऑटोनॉमिक को आप समझ लें ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक को आप ऑटोमेटिक की तरफ ले जाएं। ऑटोमेटिक क्या होता है? जो खुद ब खुद चीज़ें हो रही होती हैं। ये वाला सिस्टम हमारी उन कामों को, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट रेट ये ऑटोमेटिकली हो रही है, उसके बाद डाइजेशन ये भी ऑटोमेटिकली हो रही है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। यानी कि जितने भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और दिस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये फाइट और फ्लाइट में भी इन्वॉल्व होता है। या इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज नहीं होना, आगे जाके मैं इसको भी क्लियर करता हूँ फाइट और फ्लाइट इसके अंदर कैसे आएगा। अच्छा जी, आगे जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट विया यूज़ ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। और एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोमा का मतलब होता है बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो यही कंट्रोल कर रहा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट्स द बॉडीज रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। सिंपैथी क्या होती है? बेसिकली हमदर्दी, ठीक है। इसको इस तरह से देखते हैं। सिंपैथी क्या होती है? हमदर्दी करना। ये हमारा जो सिस्टम होता है हमसे हमदर्दी करता है, हमारा दोस्त होता है। इसको इस तरह से आपने समझना है। अब आ जाते हैं बॉडीज रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है, तो हमारा ये जो हमदर्द सिस्टम होता है हमारे साथ सिंपैथी करने लग जाता है, सिंपैथी करने के लिए आ जाता है। और ये क्या करता है? अ फ्लैश फ्लड ऑफ हार्मोन्स boost the body's alertness and heart rate, sending extra blood to the muscles। ये फिर हमारा हमदर्द बन के हम एक्स्ट्रा ब्लड भेजना शुरू कर देता है हमारे मसल्स की जानिब। हमारी हार्ट रेट वगैरह को भी ये ठीक करता है, मतलब उसी हिसाब से ये चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर देता है। जब हमें कोई एमरजेंसी आती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, इट ट्रिगर्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब हमारे एमरजेंसी आती है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये ट्रिगर करता है हमारा जो हमदर्द सिस्टम है, प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द बस्ट ऑफ एनर्जी, और हमें एनर्जी देता है सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू परसीव डेंजर्स। इस वजह से हम जिस तरह से मतलब उसको रिस्पॉन्स कर सकें, जो हम परसीव किया होता है, जो डेंजरस सिचुएशन होती है या एमरजेंसी सिचुएशन होती है,
उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा जो सिंपैथी करने आता है सिस्टम, हमारा जो हमारे लिए जो हमदर्द होता है ये एक्टिव हो जाता है, सिंपैथी हमें देता है। याद रखिएगा इसको, इस तरह से याद करना कभी नहीं भूलेगा। यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हमारे काम आ रहा होता है। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी यही हैंडल कर रहा होता है, यही ट्रिगर करता है कि हमने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, यानी कि मुकाबला करना है या खुद को बचाना है, भागना है सिचुएशन से। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हैज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट एंड रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स आर स्लो मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को एक्टिव करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है हमारी बॉडी को दोबारा बैलेंस में लेके आता है, दोबारा उसको वो क्या कहते हैं, रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को स्टोर करता है। याद रखिएगा, वो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, ये हमारी बॉडी को दोबारा से रिलैक्स कर देता है, हमारे तमाम फंक्शंस को रिलैक्स कर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी फाइट और फ्लाइट की बात आई है। अब कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। तो अगर इनमें से कोई ये दोनों नहीं दिए गए, ऑटोनॉमिक में बोला गया है कि फ्लाइट और फ्लाइट कंट्रोल होता है कि नहीं, तो आप येस बोलेंगे क्योंकि ये ऑटोनॉमिक का ही पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर ये दोनों नहीं दिए गए तो फिर हम ऑटोनॉमिक की तरफ जाएंगे। अगर ऑटोनॉमिक फाइट और फ्लाइट दी गई बोला गया है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोला गया तो फिर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही लगाएंगे। याद रखिएगा, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मेन फंक्शन ऑफ माइलिन। माइलिन एक माइलिन शीट होती है, इसको माइलिन भी बोलते हैं, माइलिन शीट भी होती है। क्या करती है? फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर नर्व एक्सॉन, मेंटेन द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये क्या करती है? ये फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग बनाती है माइलिन शीट, जो उसको प्रोटेक्ट रखती है एक्सॉन को। याद रखिएगा, डोपामीन एन इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर सब्सटेंस विच, डोपामीन क्या करता है? ओरिजिनेट्स द न्यूक्लियस, cause depression with too abundant, seems involved in sensory control या produces psychosis in large amount। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ये साइकोसिस प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, साइकोसिस की वजह बनेगा। साइकोसिस यानी कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह जो है, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह डिसऑर्डर की तरफ हमें लेके जाएगा अगर ये मिकदार में ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी में ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी में कम रिलीज़ होगा तो ये फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। याद रखिएगा, कम होगा तो डिप्रेशन, ज़्यादा होगा तो साइकोसिस यानी कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह। A nerve cell carrying information from your brain to muscles and glands is called, वो नर्व सेल जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है फ्रॉम योर ब्रेन से लेकर मसल्स को देता है, उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, उसके बाद है जी कनेक्टर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन होंगे। याद रखिएगा, इनको भी याद रखने का तरीका होता है, जो हरकत की वजह बनते हैं वो मोटर न्यूरॉन होंगे। और हरकत की वजह कब बनेंगे? जब ब्रेन से मैसेज आएगा। तो ब्रेन से जो लेके आते हैं हमारे मसल्स को देते हैं, जो मूवमेंट की वजह बनते हैं वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसके मुकाबले में। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस ले रहे होते हैं, सेंस लेके हमारे ब्रेन को पहुंचा रहे होते हैं, यानी कि बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे रहे होते हैं वो सेंसरी होते हैं। क्योंकि सेंसेस हमें इन्वायरमेंट से आ रही होती है ना, और इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी रिसीव करती है। हमारी जब बॉडी रिसीव करेगी तो उसके बाद ही हमारे ब्रेन तक जाएगी ना, तो इसको सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, इनको एक है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। एफरेंट ए वाला और एफरेंट ई वाला, याद रखिएगा, एक मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है। अब इसको किस तरह से याद रखना है? आपने याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर करें, आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। उसके बाद है सामी, यानी कि मुझे देखा या मुझे देखो, इस तरह से, चूंकि सात और सेकंड फॉर्म होती है तो मुझे देखा समझ लें आप। अब सा से एस से क्या है? सेंसरी, और ए से एफरेंट, यानी कि जो सेंसरी मोटर है उनको एफरेंट न्यूरॉन बोला जाएगा। याद रखिएगा इसको, ये इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन, इसको एफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। इसको बोलते हैं एम से मोटर न्यूरॉन और ई से एफरेंट। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ना सामी, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। सा एस से सेंसरी और ए से एफरेंट, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स को ही एफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स बोला जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद है सोमैटोसेंसरी एरिया इज लोकेटेड इन द, सोमैटोसेंसरी एरिया कहाँ पर लोकेटेड होता है? सोमा से मुराद जिस्म और सेंसरी यानी कि हमारे जो
जिस्म में सेंसेस हो रही होती हैं वो जो सेंसेस रिसीव कर रहा होता है हमारी बॉडी से, वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है पैराइटल लोब। याद रखिएगा, पैराइटल लोब होता है जो हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया होता है। अब इनको भी देख लेते हैं। फ्रंटल लोब क्या करता है? इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। हमारे कॉग्निटिव फंक्शन और वॉलंटरी मूवमेंट्स को फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉडी, जैसे मैंने बोला है सोमैटोसेंसरी यानी कि सोमा बॉडी और सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी से जो सेंसेस ले रहा होता है वो पैराइटल लोब ले रहा होता है। अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट एंड टच, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि कौन सी होती है। उसके बाद आता है जी ऑक्सीपिटल लोब, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है जी टेम्पोरल लोब, सिट बिहाइंड द एयर्स एंड आर द सेकंड लार्जेस्ट लोब। एयर्स के बिहाइंड होता है और लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट लोब होता है। दे आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड विद इनकोडिंग ऑफ मेमोरी। इसका ताल्लुक, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए, इमोशंस के लिए और इनकोडिंग द मेमोरी, इन चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। हाउ हार्मोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूरो ट्रांसमीटर्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स आर कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय द ब्रेन, हार्मोन्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। हार्मोन की जब बात आएगी तो ब्लड स्ट्रीम की बात आएगी, याद रखिएगा, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्लेज द रोल इन स्लीप एंड मूड चेंजेस। वो ट्रांसमीटर जो स्लीप और मूड को चेंज करता है वो क्या होता है, हम देख लेते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा या एसिटाइकोलिन, कौन सा होता है देख लेते हैं अभी। डोपामाइन प्लेज अ रोल इन हाउ वी फील प्लेजर। प्लेजर की जब बात आएगी तो डोपामाइन की बात आएगी। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर यूनिक ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक एंड प्लान। थिंक एंड प्लान में भी इसका रोल होता है। उसके बाद सेरोटोनिन इज़ द की हार्मोन दैट स्टेबलाइजेज आवर मूड, हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। फीलिंग्स ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, इन चीज़ों को स्टेबलाइज करता है स्टेबलाइज करता है। दिस हार्मोन इम्पैक्ट्स योर एंटायर बॉडी, इट इनेबल्स ब्रेन सेल्स एंड अदर नर्वस सिस्टम सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यही इनेबल करता है कि किस तरह से मतलब कम्युनिकेट करना है। सेरोटोनिन ऑल्सो हेल्प्स विद स्लीपिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। ये इसका जो रोल होता है स्लीपिंग में, ईटिंग में और डाइजेशन में भी इसका रोल होता है, याद रखिएगा। ये हमारे मूड को स्टेबलाइज भी करता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग और हैप्पीनेस को। उसके साथ ये चूँकि मैंने बताया कि इम्पैक्ट करता है बॉडी को, और एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन में जब ट्रांसफ़र हो रही होती है इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। वो जिसकी ज़रूरत होती है उस वही वाला रिलीज़ होता है वहाँ पर। गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, गाबा भी इसको बोला जाता है, इज़ एन अमीनो एसिड दैट फंक्शंस एट प्राइमरली इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी हमने पहले भी देखा है। इनहिबिटरी जो एक्शन को रोक रहा होता है या स्लो कर रहा होता है। फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट फंक्शंस टू रिड्यूस नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी बाई इनहिबिटिंग नर्व ट्रांसमिशन, ये मैंने पहले बता दिया। उसके बाद जी एसिटाइकोलिन इज़ द चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक चीफ न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है किसका? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इट प्लेज अ रोल इन मोटिवेशन, अराउजल, अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी। ये अपना रोल प्ले करता है किसमें? मोटिवेशन में, अराउजल में, अटेंशन और मेमोरी के अंदर। एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग रैम स्लीप। रैम स्लीप को प्रमोट करने के लिए, यानी कि रैम स्लीप में भी अपना ये रोल प्ले करता है। तो चूँकि हमारा क्वेश्चन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज द रोल इन स्लीप एंड मूड, स्लीप और मूड चेंज की बात की गई है, तो इसमें हमारा कौन सा रोल प्ले करता है? सेरोटोनिन इज़ द की हार्मोन दैट स्टेबलाइज आवर मूड, फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, और उसके साथ साथ ये स्लीपिंग में भी रोल प्ले करता है। तो सेरोटोनिन इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बॉडी सेल्स स्पेशलाइज टू कैरी एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन आर सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे ले जा रहे होते हैं? वो होते हैं न्यूरॉन। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरॉन सोमा कहलाता है। जो हमने पीछे न्यूरॉन के बारे में देखा, डायग्राम भी देखी थी, तो जो सेंट्रल एरिया होता है, सेंटर ऑफ न्यूरॉन, वो उसको सोमा बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे जी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, और ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन नहीं, आपने इसके साथ साथ 100 के करीब क्वेश्चन कर लिए होंगे।
तो अगर आपके कॉन्सेप्ट एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो भी बताइएगा ताकि उसको क्लियर किया जा सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके, क्योंकि ये एक ही वीडियो नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।